Good morning, students. You are welcome online classes for उर्मिला देवी पीजी कॉलेज रसार बरौत प्रयागराज। छात्रों, आज हम बीएससी थर्ड ईयर के क्लास में जूलॉजी फर्स्ट पेपर इकोनॉमिक जूलॉजी अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी में हम आपको पढ़ाएंगे। वो टॉपिक है आपका एपीकल्चर, जो कि आपके जो है एपीकल्चर टॉपिक लिए हैं। वो आपका जो है एपीकल्चर के बारे में हम आपको बताएंगे। एपीकल्चर में हनी बी का अध्ययन हम लोग करते हैं। अब हनी बी का हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा उपयोग है और इससे मेडिसिन बनाए जाते हैं। मेडिसिन में इसका यूज किया जाता है और कर सकते हैं पॉलिश में यूज किया जाता है, क्रीम में यूज किया जाता है। तो अब हम आपको जो एपीकल्चर के बारे में पढ़ाने चल रहे हैं, सबसे पहले इसमें हम आपको थोड़ा सा जो है कि कोशिश ये करूँगा कि एपीकल्चर जो है वो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और एपीकल्चर में एक तरीके से पहले आपके रामायण महाभारत आदि में भी नाम है, और दूसरा है यूनानी दवाओं बनाने के काम में भी आपके यूज होते हैं और मेडिसिन बनाने में इसका यूज होता है। तो सबसे पहले हम हनी बी में उसका सिस्टमेटिक पोजीशन बताएंगे, जो कि आपका ये है। इसमें सिस्टमेटिक पोजीशन सबसे पहला टॉपिक है, सिस्टमेटिक पोजीशन। तो छात्रों, जो सिस्टमेटिक पोजीशन है वो उसका मतलब है आपका वर्गीकरण और क्लासिफिकेशन। और इस सिस्टमेटिक पोजीशन से टॉपिक के फैमिली, क्लास, ऑर्डर सभी के बारे में जाना जा सकता है और इसके आधार पे हम एपीकल्चर का वर्णन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सिस्टमेटिक पोजीशन में क्लास लिखेंगे। क्लास इंसेक्टा और क्लास इंसेक्टा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। यहाँ हम आपको दिखा देते हैं कि फाइलम आर्थ्रोपोडा और क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर हेमिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा, इसके बाद जीनस है हनी। जीनस आपका यहाँ पे जो जीनस है वो है आपका एपिस, और इसमें जो फैमिली आपको दिखा रहे हैं, फैमिली है एपीडी। ये आपका फैमिली है फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा, जीनस एपिस, फैमिली एपीडी। और अब देखिए मेनली यहाँ पे जो फाइलम है, सबसे पहले ये हम आपको दिखा रहे हैं कि ये आपका आर्थ्रोपोडा है, और उसके बाद आर्थ्रोपोडा के बाद जो क्लास है इनका इंसेक्टा है, ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा है, जीनस आपका एपिस है, और फैमिली जो है एपीडी है। तो छात्रों, आपको सिस्टमेटिक पोजीशन में कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं कि जितने भी इंसेक्ट हैं वो आपके संघ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं, और आर्थ्रोपोडा जब संघ है तो क्लास इसका इंसेक्टा होगा, और ऑर्डर जो है हाइमेनोप्टेरा है, और जीनस जो है
फैमिली जो है एपिडी है कि किस फैमिली के अंतर्गत हनी बी आते हैं, तो वो आपको क्लियर हो गया। अब बात ये है कि सिस्टमेटिक पोजीशन तो हमने आपको बताया। अब सिस्टमेटिक पोजीशन के अलावा जो है हम आपको कोशिश ये करेंगे कि इसका सबसे पहली बात ये है कि इसमें जो हैबिट एंड हैबिटाट है इसका क्या है उसके बारे में बताते हैं। और आप सभी जानते हैं कि जो हैबिट एंड हैबिटाट है वो एक तरीके से उसका स्वभाव, आवास एवं स्थान होता है कि चाहे वो इंसेक्ट हो चाहे एनिमल्स हो, तो सब अगर प्रोड्यूस हुए हैं इस अर्थ पे, अगर पैदा हुए हैं इस पृथ्वी पे, तो उनके रहने का स्थान, खाने की वस्तुएं, जीने के लिए वाटर्स, ये सभी आवश्यक होते हैं। तो हम हैबिट एंड हैबिटाट के बाद अब आपको सिस्टमेटिक पोजीशन के बाद अब आपको हैबिट एंड हैबिटाट के बारे में बताने चल रहे हैं। तो हैबिट एंड हैबिटाट जो आपका सेकंड पॉइंट है, तो हैबिट एंड हैबिटाट ये आपका एपीकल्चर में आप जानते हैं कि हम हनी बी का अध्ययन करते हैं। तो एपीकल्चर में आपका हनी बी है, और हनी बी आप जानते हैं कि एक मक्खी है, मधुमक्खी। यही मधुमक्खियां शहद बनाने का काम करते हैं छात्रों। तो हमने हनी बी का सिस्टमेटिक पोजीशन आपको बताया। अब हैबिट एंड हैबिटाट की जो हनी बी है, जो मधुमक्खियां हैं, उनका जो है आवास या आदत या स्वभाव किस तरीके का है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। वो है हनी बी आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड सोशल इंसेक्ट रिपोर्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हनी बी क्या है, एक तरीके से सोशल इंसेक्ट है। हनी बी आर सोशल इंसेक्ट एंड all the words ये पूरे संसार में पाए जाते हैं छात्रों। तो हनी बी एक सामाजिक कीड़ा है, जैसे हमने आपको टर्माइट्स बताया था। टर्माइट्स भी आपका एक सामाजिक कीड़ा है, और सामाजिक कीड़ा के साथ साथ ये आपके संसार में पाए जाते हैं। और जो इनको रिपोर्टेड है कि ओवर द वर्ल्ड्स, ऑल द वर्ल्ड्स, जितने भी हनी बी के जो इंसेक्ट हैं वो पूरे संसार में पाए, सभी इंसेक्ट जैसे सोशल इंसेक्ट हैं। और जो हनी बी के तरीके से आप कह सकते हैं कि जो हनी बी की जितनी प्रजातियां हैं वो पूरे संसार में फैली हुई हैं। Although they are active throughout the year, but the winter season they do not do little work। तो इसमें जो हनी बी के जो प्रजातियां हैं छात्रों, चाहे वो लिटिल बी हो, चाहे आपका जो जितने भी एपिस इंडिका, एपिस मिलिफेरा, ये सभी जो है पूरे वर्ष में इनका जो है सिचुएशन चलता रहता है ब्रीडिंग का। लेकिन जो विंटर सीजन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जो विंटर सीजन इज द बेस्ट सीजन ऑफ ब्रीडिंग का सबसे अच्छा समय आपका विंटर सीजन का होता है। क्योंकि विंटर सीजन में या स्प्रिंग सीजन में जो हनी को आवश्यकता होती है, हनी बी की आवश्यकता होती है, जैसे फ्लावर है, मेनी टाइप ऑफ फ्लावर्स मिल जाएंगे अच्छे से, और फिर उनका ब्रीडिंग में विंटर सीजन में सभी उनकी आवश्यकताएं पूरी होती है। तो सभी उनको प्रजनन करने में कोई समस्या नहीं होती है। They do little work and do not rear their broods. In spring season, that is the time of flowering, they prepare a strong colony with honey, rich calm. Means winter season
में छात्रों इनको काम बनाने में और इनको शहद इकट्ठा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे एक कंघे में कई दांता होती है, एक कंघे में कई सिक्वे से दांते जुड़े होते हैं, उसी तरीके से इनके एक मतलब कि जो आपका काम होता है उसमें कई जो है सेल्स पाए जाते हैं और उस सेल्स की सहायता से हनी जो है इकट्ठा होकर के उसको स्टोर्ड करते हैं छात्रों। तो फिर हनी बी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और हनी बी अपने तरीके से उस कॉलोनी को मेंटेन कर लेते हैं और कॉलोनी से फिर जो है एक तरीके से शहद उत्पन्न करते हैं। Rich comb, they exhibit polymorphism and good division of labor. They behave with thousands of individuals are observed hanging down from the branches of tree and ceiling of house. तो इसमें जो आपके छत्ते जो बनाते हैं छात्र, इसमें जो मधुमक्खियां जो छत्ते बनाते हैं, द hive of honeybee hanging the house of ceiling and trees means हनी बी जो रहने का स्थान है इसका, यह एक छत्ते बना करके रहते हैं और यही छत्ता ये कच्चे मकानों में कहीं लटकते हुए, छत से लटकते हुए दिखाई पड़ते हैं या पेड़ों की शाखाओं पे लटकते हुए इनके छत्ते दिखाई देते हैं और उसी छत्ते में हनी बी जो है निवास करता है और वे छत्ते कम से कम 1000 सेल्स के बने होते हैं। हेक्सागोनल सेल्स पाए जाते हैं। यहाँ पे आपके 1000 हेक्सागोनल सेल्स मेड फॉर हीव। ये आपके जो है जो छत्ते बनाते हैं हनी बी वो हेक्सागोनल सेल से बनाते हैं और हेक्सागोनल जो सेल्स होता है एक छत्ते में कम से कम हजारों की संख्या होती है। छात्रों आपको कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है, एक पॉइंट ही हैबिटाट है कि हनी बी कहाँ पे निवास करता है। सबसे पहले हम ये बता सकते हैं कि हनी बी पेड़ों की शाखाओं या घरों के सेलिंग जो छत है वहाँ पे लटकते हुए दिखाई पड़ते हैं और जो छत्ता है इनका एक हेक्सागोनल सेल से बना होता है और हेक्सागोनल सेल्स कम से कम हजारों की संख्या से मिल करके एक काम तैयार करते हैं और एक काम में कम से कम हजारों की संख्या होती है। और ये हनी बी को हम सोशल इंसेक्ट के नाम से भी जानते हैं। यह एक सामाजिक कीड़ा है और इनका जो एक तरीके से जो ब्रीडिंग सीजन है छात्रों वो सबसे बेस्ट सीजन इनका विंटर सीजन और स्प्रिंग सीजन होता है, जिसमें आप कह सकते हैं कि स्प्रिंग सीजन में भी ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। तो उस समय जो है इनका जो ब्रीडिंग का समय है, जो प्रजनन का समय है वो सबसे अच्छा होता है। इसलिए छात्रों इनके लिए सबसे बेस्ट टाइम जो होता है वो आपका ब्रीडिंग सीजन होता है। तो ब्रीडिंग सीजन में स्प्रिंग सीजन और आपका जो है विंटर सीजन सबसे बेस्ट सीजन माना जाता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा छात्रों कि एपीकल्चर के अंतर्गत हम हनी बी का अध्ययन करते हैं और हनी बी का हमारे लाइफ में बहुत बड़ा उपयोग है। हनी से हनी बी हनी को प्रोड्यूस करता है और हनी मीन्स होता है शहद।
तो सबसे पहले हमने आपको इसलिए बताया कि शहद जो होता है वो हमारे लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और वो शहद आपके हनी बी से प्राप्त होते हैं। और हनी बी जो है उसका सिचुएशन ये है कि वो जितना भी स्वीट मटेरियल है वो फ्लावर से और स्वीट से लाता है, और ये जो इनका स्थान है वो कहीं पर भी आपके लटकते हुए छत्ते बनाते हैं, चाहे वो घर का आपका सेलिंग हो, चाहे ट्रीज हो उनकी शाखाओं पे। तो सिस्टमेटिक पोजीशन और हैबिट एंड हैबिटेट हमने आपको बताया। अब जो है इसमें कुछ स्पीसीज हैं, अभी हमने सिस्टमेटिक पोजीशन में आपको स्पीसीज नहीं दिखाया था छात्रों, इसलिए कि स्पीसीज में इनकी कई स्पीसीज हैं कि जो हमारे इंडियन है, यूरोपियन है। तो हम आपको एक सीक्वेंस में अब आपको दिखा देते हैं कि स्पीसीज ऑफ हनी बी, स्पीसीज ऑफ हनी बी। तो हनी बी के स्पीसीज कितने हैं उसके बारे में, तो द हनी बी फाउंड इन 4 स्पीसीज, फाउंड in 4 species, 4 species। तो 4 स्पीसीज इसमें टोटल पाए जाते हैं छात्रों। हनी बी में 4 स्पीसीज होते हैं। जो फर्स्ट स्पीसीज इसका है, फर्स्ट है आपका एपिस डॉर्सेटा, एपिस डॉर्सेटा। सेकंड है एपिस डॉर्सेटा को रॉक बी के नाम से भी जानते हैं। इसका जो फैमिली है इसमें जो आपके है उसको है रॉक बी, रॉक बी के नाम से जानेंगे। सेकंड है एपिस इंडिका, एपिस इंडिका। ये भी आपका फीमेल्स में आपका एपिस इंडिका जो है इंडियन बी है, इंडियन बी। और तीसरा है आपका एपिस फ्लोरिया, एपिस फ्लोरिया। एपिस फ्लोरिया आपका लिटिल बी कहलाएगा, लिटिल बी। और चौथा है आपका एपिस मिलीफेरा, एपिस मिलीफेरा, एपिस मिलीफेरा। ये है आपका यूरोपियन बी, यूरोप में इसका यूरोपियन, EU आउ यूरोपियन बी। ये हमारे टोटल आपके 4 स्पीसीज हुए। और 4 स्पीसीज में छात्रों हमने आपको दिखाया। अब इस 4 स्पीसीज में जो आपके हैं, अभी अगर कोई एक स्पीसीज होता तो हम आपको यहाँ दिखा सकते थे, लेकिन अब हनी बी में टोटल 4 जातियां पाई जाती हैं जो इस प्रकार से हैं। एपिस डॉर्सेटा, एपिस इंडिका, एपिस फ्लोरिया और एपिस मिलीफेरा है। जो रॉक भी है, इंडियन भी है, लिटिल भी है और आपके यूरोपियन भी है। टोटल हमने आपको प्रजातियां दिखाया। अब इन प्रजातियों के बारे में थोड़ा थोड़ा करके हम आपको इनका डेफिनेशन और एक तरीके से इनको हम रॉक बी क्यों कहें और रॉक बी फिर इनका जो शहद की मात्रा कितना है प्रोड्यूस करते हैं, इनके बारे में हम आपको अब जो है डिटेल लेके चल रहे हैं चारों स्पीसीज के बारे में। तो छात्रों जो पहला स्पीसीज है वो है एपिस डॉर्सेटा। तो दिस इज द लार्जेस्ट स्पीसीज। एपिस डॉर्सेटा में दिस इज द लार्जेस्ट स्पीसीज, लार्जेस्ट स्पीसीज क्या है? जो एपिस डॉर्सेटा है यह सबसे बड़ी जातियां होती हैं, जातियां हैं। इट इज मेजर अबाउट
it is measure about 20 mm in length। तो राकबी का जो लंबाई है, एपिस डॉर्सेटा की जो लंबाई है वो आपके 20 mm होता है। और यह जो है एपी कल्चर में सबसे बड़ी स्पीसीज हनी बी की है। और so named as giant honeybee, so named as giant honeybee। इसका जो नाम है वो आपका जियांट हनीबी के नाम से जाना जाता है। अब आपको कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं छात्रों। अब इसमें आप हमेशा याद रखिएगा कि एपिस डॉर्सेटा को जियांट हनीबी के नाम से भी जानते हैं। और यह हनीबी की सबसे बड़ी प्रजातियां हैं। इनकी जो लंबाई है वो आपके 20 मिलीमीटर है। सारंग एंड बाम्बारा आर अदर नेम। सारंग एंड बाम्बारा, इसके अलावा जो है इनका नाम है सारंग एंड बाम्बारा। बाम्बारा इज अदर नेम ऑफ एपिस डॉर्सेटा। मतलब कि आपके जो जियांट तो है ही, इसके अलावा सारंग बाम्बारा इज अदर नेम ऑफ एपिस डॉर्सेटा। नेम ऑफ बीस, जो एपिस डॉर्सेटा के हैं उनके नाम जो है दिखाए जा सकते हैं। जो बीस हैं, जो मधुमक्खियां हैं, जो मक्खियां हैं, इनके नाम के अलावा जैसे जियांट हो गया, सारंग हो गया, बाम्बारा हो गया, ये सब नाम भी हम दे सकते हैं। और जैसे कहा गया कि कोई भी एनिमल्स होते हैं उसके 2 नाम 3 नाम दिखाए जाते हैं। उनके डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे, उनके क्लासिफिकेशन के आधार पे जो है कुछ मशहूर नाम होते हैं जो आपके इन नाम से अलावा हैं। सारंग है, सारंग का नाम आपने सुना होगा कि सारंग सबसे बड़ी मक्खी होती है जो कि बहुत डेंजरस होती है। अगर आदमी उससे अगर खिलवाड़ करता है तो वो भी अगर खिलवाड़ करेगी तो आदमी बच नहीं सकता है। तो छात्रों ये है आपके एपिस डॉर्सेटा जो है द इल्ड विच इल्ड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हनी। ये आपके मैक्सिमम जो है हनी को उत्पन्न करते हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हनी, ये आपके मैक्सिमम जो है अमाउंट ऑफ हनी को प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि बड़ी मक्खियां हैं, इनका जो है एरिया काफ़ी बड़ा होगा और एक तरीके से छत्ते भी जब इनमें होंगे तो ये सबसे बड़ी प्रजातियां हैं, इसलिए शहद की मात्रा को भी ज़्यादातर जो है उत्पन्न करते हैं। ए सिंगल काम में 60 पाउंड ऑफ हनी। ए सिंगल काम ऑफ हनी, सिंगल काम में इल्ड इज 60 पाउंड ऑफ हनी। एक सिंगल काम में कम से कम 60 पाउंड जो है शहद को तैयार करता है। विच द मैक्सिमम अमाउंट फॉर ए कॉम, विच द मैक्सिमम amount of a काम। एक काम में कम से कम हनी की जो मात्रा है वो ज्यादातर जो है उत्पन्न करता है। द वर्कर आर वेरी स्मार्ट एंड एक्टिव
विच में पॉलिनेट 12,000 फ्लावर्स डेली। इसमें जो वर्कर काम करता है वो सबसे अधिक एक्टिव रहता है। द वर्कर आर वेरी स्मार्ट। द वर्कर आर वेरी स्मार्ट एंड एक्टिव। वो क्या है कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही सक्रिय रहता है, जो कि एक दिन में 12,000 फ्लावर का परागकण सक करके लाता है और हिब में छोड़ देता है छात्रों। तो यहाँ पे क्या है कि द वर्कर आर वेरी स्मार्ट एंड एक्टिव विच में पॉलिनेट, विच में पॉलिनेट विच में पॉलिनेट 12,000 फ्लावर्स, 12,000 फ्लावर डेली। ये प्रत्येक दिन छात्रों जो हमारा एपिस डॉर्सेटा स्पीसीज है, इसमें जो मुख्य बिंदु है वो आपकी ये है कि सबसे पहले ये है कि यह हनी बी की सबसे बड़ी प्रजाति है और इसकी लंबाई 20 mm है और इसका जो नेम है, जो नाम दिया गया जियांट हनी बी, इसके अलावा सारंग और बाम्बारा दिया गया। इसके बाद ये जो रॉक बी है, इसको हम रॉक बी के नाम से जानते हैं और ये एपिस डॉर्सेटा हनी की मात्रा सबसे ज़्यादा उत्पन्न करते हैं और कम से कम एक काम में यह 60 पाउंड जो है शहद को तैयार करता है। और उसके साथ साथ जो है ये वर्कर जो इनके होंगे वो बहुत ही स्मार्ट और एक्टिव होंगे और उसके बाद ये दिन में वर्कर कम से कम 12,000 फ्लावर को से परागकण को चूज करके लाता है और अपने छत्ते में जो है ट्रांसफर करता है, जिसकी वजह से जो है हमारे शहद तैयार होते हैं छात्रों। तो वो शहद आपका एक तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आप इतना बात याद रखेंगे कि जो आपका एपिस डॉर्सेटा है उसमें जो वर्कर होंगे एक दिन में कम से कम 12,000 फ्लावर को सकिंग करेंगे, परागकण निकाल के लाएंगे और इसमें जो है शहद की मात्रा सबसे ज़्यादा यह उत्पन्न करता है और एक काम में कम से कम सिंगल काम में आपके 60 पाउंड्स जो होते हैं वो शहद को इकट्ठा करता है और इनकी जो लंबाई है वो 20 mm है। तो छात्रों जो पहला स्पीसीज है उसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं रह गई और आपको क्लियर भी हो गया होगा। और आप इतना क्योंकि पॉइंट को आप समझ लीजिए, हम आपको बता दिए, बोर्ड पे लिख दिए, इसीलिए कि आपको लेक्चर के साथ साथ हमने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट भी दे दिया। अब हम सेकंड जो प्रजातियां हैं स्पीसीज वो है आपका एपिस इंडिका। एपिस इंडिका जो है कि एपिस इंडिका ये भी आपका फीमेल से और इसको हम इंडियन बी के नाम से जानते हैं, इंडियन बी। अब इंडियन बी आप जानते हैं कि जो हमारे भारतीय मधुमक्खियां हैं वो आपको शहद कितना प्रोड्यूस करेंगे, इनका साइज क्या है, ये आपको एपिस डॉर्सेटा जो रॉक बी से छोटे होते हैं और जब छोटे होंगे तो इनकी लंबाई भी छोटी होगी। तो कॉमनली फाउंड इन फॉरेस्ट एंड प्लेन रीजन ऑफ इंडिया, ये आपके जो है फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। कॉमनली फाउंड इन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, यह इंडिया की आपके फॉरेस्ट जगह पे या प्लेन रीजन पे पाए जाएंगे। फॉरेस्ट ऑफ एंड प्लेन रीजन ऑफ इंडिया, दिस इज स्लाइटली स्मॉलर देन दिस इज
एपिस डॉर्सेटा। छात्रों, ये जो इंडियन बी है वह एपिस डॉर्सेटा से छोटे होते हैं। यह भारत के जंगलों में या जहाँ समतल जमीन है, प्लेन रीजन में, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। अब फॉरेस्ट जो जंगलों में, और जंगल में बहुत ढेर सारे पेड़ होते हैं और उनके टहनियों शाखाओं पे जो है लटकते हुए ये अपने हीप बनाते हैं और वहाँ पे अपना निवास करते हैं। दिस ए डॉर्सेटा दे prefer to live a dark place and construct several parallel columns about 1 foot across protected place like cavity of the tree trunk, mud wall, earthen part wall of buildings. The species are very gentle nature, so as they are domesticated easily. तो छात्रों, यहाँ पे जो ये अपना काम, जो अपना हीप लगाएंगे वो आपके earthen pot, trees, branches, पेड़ों की शाखाओं पे, इन सब जगह पे ये अपने छत्ते जो है बनाते हैं और वहाँ पे रहते हैं। और द प्रोडक्शन ऑफ हनी इज मच लेस, दैट इज 6 to 7 pound पर काउंट। जैसे अभी हमने आपको बताया कि वो क्या है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी, तो ये आपके एपिस डॉर्सेटा से अगर छोटे हैं तो कम से कम 1 काम इन प्रोड्यूस हनी 6 to 7 pound। कम से कम ये 6 से 7 जो है पाउंड ऑफ हनी को तैयार करता है। इनका जो रहने का स्थान है वो आपके मिट्टी के बर्तनों पे या एक तरीके से पेड़ों की शाखाओं पे जो है अपने काम को तैयार करते हैं। और एक काम में कम से कम जो शहद की मात्रा है 6 से 7 पाउंड होता है। छात्रों, इससे ज़्यादा ये नहीं कर सकते हैं। अभी तक हमने आपको 60 पाउंड कहा कि एपिस डॉर्सेटा सबसे अधिक जो है शहद को तैयार करते हैं। उसकी अपेक्षा जो है एपिस इंडिका जो इंडियन बी है ये कम से कम 6 से 7 पाउंड जो होता है हनी को तैयार करते हैं। तो छात्रों, 2 स्पीसीज के बारे में हमने बताया और दोनों स्पीसीज अलग अलग जगह पे होंगे और ये है कि आपके पूरे संसार में तो पाए जाते हैं, लेकिन अब संसार में जैसे इंडियन भी है तो इंडिया में पाए जाएंगे और इंडिया में है तो जंगलों में पाए जाएंगे। अब जंगलों में अगर है तो जहाँ पे मॉइस्चर वाले स्प्लेस है, जहाँ पे मिट्टी है, वहाँ पे ये अपने जो है छत्ते को लगाएंगे या एक तरीके से कर सकते हैं कि पेड़ की शाखाओं पे लगाएंगे और फिर ये मतलब कि कम से कम 6 से 7 पाउंड जो होते हैं हनी को तैयार करते हैं। छात्रों, अब अगला है जो 3rd पॉइंट है वो आपका है एपिस फ्लोरिया। तो एपिस फ्लोरिया के बारे में हम आपको बताने चल रहे हैं। तीसरा स्पीसीज है। तो अब यहाँ पे जो स्पीसीज की बात है छात्रों, हमने आपको सिस्टमेटिक पोजीशन में बताया था, तो वहाँ पे केवल जीनस हमने बताया कि एपिस होता है, इनके स्पीसीज के बारे में जो है नहीं बताया। अब हम आपको स्पीसीज जो 4 होते हैं इसीलिए हमने आपको अलग अलग तरीके से स्पीसीज के बारे में दिखा रहे हैं। तो अब जो तीसरा स्पीसीज है वो है एपिस फ्लोरिया। 3rd एपिस फ्लोरिया। एपिस फ्लोरिया इसको हम कह सकते हैं लिटिल बी। अब ये आपका है लिटिल बी, एक छोटी मधुमक्खियाँ होती है, लिटिल बी के नाम से जानते हैं, तो लिटिल बी। अब ये देखने में क्या है कि आपको एपिस इंडिका से छोटे होंगे। दिस इज स्मॉलर देन एपिस इंडिका। तो दिस इज स्मॉलर देन एपिस इंडिका। एपिस इंडिका से छोटे होते हैं और
स्मॉल अमाउंट ऑफ हनी, दे स्मॉल अमाउंट ऑफ हनी, ये शहद की मात्रा को बहुत ही छोटी मात्रा में, जो शहद की मात्रा है वो बहुत ही कम मात्रा में जो है प्रोड्यूस करते हैं। द बीज आर नॉट ग्रीगेरियस नेचर एंड फॉर्म ए सिंगल काम, इसमें जो सिंगल काम में इनकी जो शहद की मात्रा है वो बहुत कम होती है छात्रों। तो अब देखिए एपिस डॉर्सेटा सबसे अधिक, इसके बाद एपिस इंडिका एक लिमिट मात्रा है 6 to 7 पॉइंट्स। अब इसमें शहद की मात्रा को कोई परसेंटेज नहीं दिखाया गया कि इतने मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि ये लिटिल भी है, आपके अपने हिसाब से शहद की मात्रा को तैयार करते हैं। अब फोर्थ है आपका एपिस मिलीफेरा, तो चौथा स्पीशीज है एपिस मिलीफेरा। मिलीफेरा, आप एपिस मिलीफेरा ये भी आपकी फीमेल से रिलेटेड है, तो एपिस मिलीफेरा को यूरोपियन बी के नाम से जानते हैं छात्रों, यूरोपियन बी, यूरोपियन बी। अब आप जानते हैं यूरोपियन बी, तो यूरोप में इनका जो है दिखाया गया है। तो अब इनको देखना है कि ये कितने शहद को प्राप्त करते हैं, कितना शहद को बनाते हैं। तो although this bee produces less honey, it is found to be the best species from the commercial point of view. Due to their docile natures, they can be domesticated easily and can be improved by the breeding for several hundred years. तो ये ब्रीडिंग के समय several hundred years में एक तरीके से इनका जो ब्रीडिंग जो है वो आपके सेवरल 100 ईयर्स होते हैं, और इनमें जो है स्पेशली जो हनी की मात्रा को नहीं दिखाया गया है छात्रों। तो ये एपिस मिलीफेरा आपकी यूरोपियन भी कहलाते हैं, इनके शहद की मात्रा को नहीं दिखाया गया, और एक तरीके से कॉमर्शियल तौर पे जो है बहुत ही अच्छा इनको माना गया है। तो छात्रों ये जो होता है एपिस फ्लोरिया और लिटिल भी है, और एपिस मिलीफेरा ये यूरोपियन भी है, और इसमें जो है एक तरीके से इम्प्रूव जो होते हैं वो ब्रीडिंग फॉर सेवरल 100 ईयर, इनका इम्प्रूवमेंट जो है ब्रीडिंग के समय होता है। छात्रों जो आज हमने आपको बताया कि हनी बी जो कि एपी कल्चर के अंतर्गत आते हैं, कि हनी बी का जो अध्ययन हम करते हैं वो एपी कल्चर के अंतर्गत करते हैं। उनमें हमने आपको सिस्टमेटिक पोजीशन बताया और हैबिट एंड हैबिटाट बताया, और इसमें कुल 4 स्पीसीज होते थे, और 4 स्पीसीज को हमने आपको अलग अलग तरीके से बताया कि चारों स्पीसीज में क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जिनमें कि हमने आपको से पहला स्पीसीज एपिस डॉर्सेटा था। तो एपिस डॉर्सेटा में सब पहले आप यही कहते हैं ना कि जो अगर इंसेक्ट है तो उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, फिर इंसेक्ट आपको जो है एक दिन में कितने फ्लावर का परागकण ले आता है, फिर इसमें वर्कर का जो वर्कर है वही तो परागकण को लाएंगे, तो एक दिन में 12,000 लाते हैं, और इनमें जो शहद की मात्रा बढ़ाते हैं वो 60 पॉइंट्स पर काम में, कि एक काम जो एक छत्ते होते हैं उसमें से कम 60 पॉइंट जो शहद तैयार करते हैं। इसी तरीके एपिस इंडिका है जो कि एपिस डॉर्सेटा से लंबाई में छोटे होते हैं, और कम से कम 6 से 7 पॉइंट जो होते हैं एक काम में शहद बनाते हैं। इसके बाद जो आपका आता है एपिस फ्लोरिया, इसको हम लिटिल बी के नाम से जानते हैं, और यह लिटिल बी एक तरीके से एपिस इंडिका से छोटे होते हैं, और इनमें जो शहद की मात्रा होती है वो मिनिमम अमाउंट तैयार करते हैं। और इसके बाद आता है जो लास्ट है एपिस मिलीफेरा, ये आपको यूरोपियन भी है, इसमें ग्रेगेरियस नेचर और डोसाइल नेचर्स इनको दिखाए गए, और इनका जो परफेक्ट जो काम है कि कॉमर्शियल तौर पे ये आपकी ब्रीडिंग पर्पस से बहुत ही अच्छे माने गए हैं। और इस तरीके से छात्रों हमारा जो टॉपिक था आज का, वो टॉपिक हमने
आपको जो है बताया। और इसी तौर पे हम आपके टॉपिक को आज यहीं पे एंड करते हैं। बाकी जो नेक्स्ट पॉइंट होगा एपिस में जो है जो हनी बी में, उसको हम अगली टाइम पे जो है अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।